तो हरिभूमि आईएनएच के जिला संवाद श्रृंखला का यह 24वां आयोजन है। जब दिसंबर 2025 में मौजूदा सरकार के 2 साल पूरे हुए तो उस समय पर हमने ये विचार बनाया कि 2 साल पहले जनता ने अपना जनादेश इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के रूप में दिया था, तो उस परिवर्तन को जनता ने 2 साल में किस रूप में महसूस किया इसे जाना जाए और इसको स्टूडियो में बैठकर या दफ्तर में बैठकर नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर जाना जाए। तो उसी के तहत, इस परिकल्पना के तहत हमने जिला संवाद की श्रृंखला शुरू की और सुदूर बस्तर से लेकर बलरामपुर तक हमारी ये यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। इस क्रम में आज हमारा यह 24वां आयोजन संस्कारधानी राजनांदगांव में है। हरिभूमि आईएनएच परिवार की ओर से इस सभागार में मौजूद तमाम राजनांदगांव वासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारी इस संवाद श्रृंखला के तहत विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को हम इस मंच के माध्यम से संवाद का एक अवसर उपलब्ध कराते हैं और जानने, समझने, बूझने की कोशिश करते हैं कि जहां से हम चले थे वहां से हम कहां तक पहुंचे। हमारी बातचीत के केंद्र में महज 2.5 साल नहीं रहते। जब से यह राज्य अस्तित्व में आया, कोशिश रहती है तब से लेकर अब तक के सफर पर हम दृष्टि डालें। इसी क्रम में हमारे साथ इस समय मंच पर राजनांदगांव अंचल के शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई 4 विभूतियां मौजूद हैं। मेरे बाएं ओर सुरेश लाल जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो उनके साथी बोल रहे थे कि ये जनसंघ का आखिरी दिया और भाजपा का पहला दिया भी है। तो सुरेश लाल जी राजनीतिक रूप से जितने भी सक्रिय रहे हों, एक अभिभाषक के तौर पर, एक अधिवक्ता के तौर पर और शिक्षाविद के तौर पर, शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा मंडल के माध्यम से वह अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। तो सुरेश लाल जी हमारे बीच में, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सुरेश लाल जी के लिए। मेरी बाईं ओर हमारे मित्र सुशील कोठारी जी हैं। कई भूमिकाओं में वह रहते हैं। बतौर व्यवसायी भी उन्हें देखा जाता है। युगांतर स्कूल के संचालन में उनकी महती भूमिका है, तो शिक्षाविद के तौर पर भी उन्हें देखते हैं। अखबार नवीस के तौर पर भी उन्हें देखते हैं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भी अपने परिवार की विरासत सवेरा संकेत को उन्होंने जिस जिज्ञासा के साथ संभाला हुआ है वो काबिले तारीफ है। तो जिस लायक वो तारीफ किया उसी अनुसार चाहूंगा उनके सम्मान में जोरदार तालियां आपके द्वारा। हमारे साथ इस अंचल के प्रख्यात चिकित्सक प्रकाश घोटे जी हैं। मुझे यहां पर बता रहे थे लोग कि अगर लोकप्रियता का पैमाना हो तो कई राजनीतिज्ञों के लिए ईर्ष्या का विषय रहते हैं। डॉक्टर साहब, हो सकता है भविष्य को लेकर चिंतित भी रहे राजनीतिज्ञ उनसे, पर अभी तो चिकित्सा के पेशे में वो जिस तरीके से सेवा कार्य कर रहे हैं उनके होने से यह मंच गौरवान्वित है। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर खुंडे साहब के लिए। और इन सबके बीच हम सबके बेहद सम्माननीय प्रख्यात शिक्षाविद कृष्णमोहन द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं। इस अवस्था में भी वह हमारे संवाद का हिस्सा बने हैं, यह हमारे लिए बड़े संतोष और गर्व की बात है। तो चाहूंगा कि उनकी वरिष्ठता का सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं और चर्चा की शुरुआत हम द्विवेदी साहब से ही करेंगे। तो द्विवेदी साहब, चर्चा की शुरुआत यहां से करते हैं। जिस शहर को संस्कारधानी कहलाने का गौरव मिला, तो जब संस्कारधानी कहलाया तो निश्चित रूप से शैक्षणिक क्षेत्र में भी ये क्षेत्र अव्वल रहा होगा। संस्कार और शिक्षा का तो चोली दामन का साथ है। तो अभी इस दामन का क्या हाल है? कितना आप उत्साहित हैं या कितने आप निरुत्साहित हैं वर्तमान हालात को लेकर? वर्तमान समय में राजनांदगांव संस्कारधानी के रूप में जाना जाता है और मुझे बताते हुए हर्ष है कि राजनांदगांव में नांदगांव शिक्षा मंडल, जिसकी स्थापना में राजा दिग्विजय दास जी का बहुत बड़ा योगदान था और न केवल जिले का बल्कि इस पूरे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध दिग्विजय महाविद्यालय
उन्हीं के शुरुआत से प्रारंभ हुआ और जिले के निर्माता पंडित किशोरीलाल शुक्ला के मान सेवी प्राचार्य के रूप में यह महाविद्यालय आगे बढ़ा। और हम सभी जानते हैं कि इस महाविद्यालय में साहित्य विभूति के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जो उस समय एमए भी नहीं थे, लेकिन तत्कालीन समय के सागर विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डीपी मिश्रा जी ने विश्वविद्यालय के अधिनियम में परिवर्तन लाया और बोला कि बख्शी जी जैसा विद्वान, जिसको उस समय के डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जी उनको उस समय की सरस्वती पत्रिका के संपादन के लिए बुलाया गया था। यह केवल छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात नहीं थी, बल्कि उनके गृह नगर खैरागढ़ के लिए भी यह गौरव की बात थी। और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैंने उस शिक्षा में अपने दायित्व का निर्वहन खैरागढ़ से ही प्रारंभ हुआ। और मुझे वहाँ भी, मैं जिस मोहल्ले में रहता था, तो लोग बोलते थे कि मास्टर जी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा उस समय नई नई उम्र थी, मुझे लगा कि मैं तो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया हूँ, मास्टर जी बोल रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि ये बख्शी जी की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, और यहीं से पूरे देश में साहित्य की कलम को आगे करने वाले बख्शी जी आए हैं। इसलिए इस शहर को मास्टर की भूमि कहा जाता है और मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार के सदस्यों के साथ महाविद्यालय में मेरा कार्य रहा और आज भी मुझे गौरव है कि बख्शी जी ने जो रचनाएं की थी, वैसे ये कहा जाता है कि बख्शी जी बहुत अच्छे लेखक थे, विचारक थे, और सबसे बड़ी बात कि समाज में जो चरित्र को उन्होंने देखा, उस चरित्र पर ही उन्होंने लिखा और इसीलिए उनकी रचनाएं आज भी जीवंत हैं। और दिग्विजय जैसे महाविद्यालय में न केवल उन्होंने पीजी छात्रों को पढ़ाया, बल्कि उनके ऊपर, उनकी साहित्यिक रचनाओं पर जो शोध हुए वे प्रख्यात हैं। जिन लोगों ने भी बख्शी जी के ऊपर शोध किया, वो लोग आज धन्य कहलाते हैं। और इसीलिए ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का नगर, बलदेव प्रसाद मिश्र जो मानस मर्मज्ञ थे, उनका नगर, और नई कविता और अज्ञे जी के सप्त दीपक के रूप में कहलाने वाले हमारे मुक्ति बोध की नगरी है। तो वास्तव में यह शिक्षा और सांस्कृतिक वरिष्ठता का शहर है और उसी नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भी मुझे बताते हुए हर्ष है कि मेरा जो कार्य भूमि महाविद्यालय है, शासकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय, विगत 2 वर्ष पहले जो नेक का ग्रेड मिलता है, उसमें हमारा महाविद्यालय B++ ग्रेड में आया था, जो प्रदेश में 5वें स्थान पर था, संभाग में द्वितीय स्थान पर था और जिले में प्रथम स्थान पर था। और मुझे ये बताते हुए गर्व है कि इसी शहर की राठी परिवार की पुत्री, जिनके परिवार ने कमला देवी महिला महाविद्यालय को न केवल यहाँ की एक धर्मशाला दान में दी थी, उस दान के स्थान से मात्र 17 छात्राओं से 1963 में यह महाविद्यालय प्रारंभ हुआ था। आज प्रदेश का, जिले का एकमात्र महिला पीजी महाविद्यालय है, जहाँ लगभग 1900 से अधिक छात्राएं अध्ययन करती हैं। और सरकार ने सबसे बड़ी बात यह है, इस अकेले महाविद्यालय को चारों फैकल्टी में, चाहे वो साइंस हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे कला हो, चाहे कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी में यहाँ कक्षाएं हैं। और सबसे बड़ी बात कि 8 मुख्य विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं चल रही हैं। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि विगत 1963 से लेकर आज तक महाविद्यालय ने लगातार उन्नति की है और नगर के दानदाताओं का, यहाँ के अभिभावकों का इस महाविद्यालय को बहुत अच्छा गौरव प्राप्त हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह जी जब यहाँ विधायक और मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में उनके करकमलों द्वारा महिलाओं के लिए 100 बिस्तरी एक छात्रावास यहाँ स्थापित किया गया
और मुझे बताते हुए खुशी है कि वह छात्रावास अभी भी क्रियान्वित है और महाविद्यालय की लगभग 100 से अधिक छात्राएं उसमें निवासरत रहती हैं। अरे दोस्तों, आपने इतना सारा विस्तार से बताया, एक विरासत बताई दिग्विजय महाविद्यालय के संदर्भ में, पर आपसे जानना ये चाहता हूं कि कक्षाएं संचालित हैं, बच्चे पंजीकृत हैं, इतना ही मामला है या वाकई कक्षाएं भी लगती हैं, पढ़ाने के लिए टीचर वीचर भी रहते हैं, या केवल सब कुछ कागजों में चल जाता है? मुझे बताते हुए हर्ष है कि हमारे महाविद्यालय में 20 नियमित सहायक प्राध्यापक हैं। वैसे पद ज्यादा स्वीकृत हैं। वर्तमान में सरकार ने अपनी व्यवस्था को देखते हुए 14 अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था की है, जो अभी अगस्त में जैसे ही कक्षाएं प्रारंभ होंगी, अभी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अंतिम प्रवेश होंगे। उसके साथ ही वो 14 अतिथि व्याख्याता और नियमित 20 सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापकों के साथ महाविद्यालय द्रुत गति। अच्छा, आप एक बार बताओ, एक है नियमित व्याख्याता जी, एक है बड़ा अच्छा लगता है गेस्ट फैकल्टी, अतिथि व्याख्याता। पहले गेस्ट फैकल्टी होते थे तो वो होते थे जो अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज होते थे, उनसे आग्रह करते थे कि आप कुछ समय निकालकर हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दे जाइए, लाभान्वित होंगे। अब जिनको 1000 रुपए पीरियड का दे दो, 500 रुपए पीरियड का दे दो, उनको गेस्ट फैकल्टी कह देते हैं। आप तो शिक्षाविद रहे हैं, थोड़ा बताएंगे कि शिक्षा के साथ कितना सही है ये गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था? क्या अनुभव है आपका? नियमित शिक्षक पढ़ाते बढ़ाते नहीं है, इन्हें तो हटा ही देना चाहिए, गेस्ट के भरोसे चलना चाहिए, या आप मानते हैं कि सही खिलवाड़ अगर कहीं हो रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में ही हो रहा है? वैसे शासन शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग करता रहता है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की, उसके विशेष मानदंड बनाए हैं। उन मानदंडों के अनुरूप प्रदेश की जो अतिथि व्याख्याता नियुक्ति की विधान है वो इस बार भी संशोधित होकर आया है, और उसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले उस व्यक्ति का चयन होगा जिसने शोध उपाधि प्राप्त की है और अंकों में भी उसकी प्रावीणता है। इसके लिए विधिवत विज्ञापन दिया जाता है राज्य स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर, और इसमें चुनने की प्रक्रिया ये है कि प्रावीण स्तर पर यदि कोई स्थानीय व्यक्ति माने प्रदेश का व्यक्ति आता है तो उसको पहले वरीयता दी जाएगी, और नहीं तो जो वरीयता में आता है चाहे वो प्रदेश का हो चाहे। देखो द्विवेदी साहब, ऐसा है, हाँ। हमने एक शिक्षाविद के तौर पर द्विवेदी साहब को याद किया है, ऐसे उत्तर तो हम कलेक्टर साहब से ले लेंगे। हमने तो सीधे तौर पर आपसे जानना चाहा, पूरे राजनांदगांव के प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, कि शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें स्कूलों में शिक्षा कर्मी चला करते थे, कॉलेजों में गेस्ट लेक्चर चल रहे हैं, ये कुल मिलाकर कितना ठीक है? ये आपका मानना है कि शिक्षा से ही भविष्य बनता है और शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक को सम्मान के साथ नियमित नियुक्ति देने में ही गुणवत्ता आती है? या आपका मानना है कि जो नियमित हो जाता है वो तो पढ़ाते बढ़ाते नहीं है, जिनको जरा खतरा रहता है वही ठीक पढ़ाते हैं, इसलिए यही व्यवस्था चलनी चाहिए? तो थोड़ा शिक्षाविद के तौर पर बताइए, सरकारी अधिकारियों से तो बात हम कर ही लेंगे। ऐसा है कि वर्तमान युग युवा पीढ़ी का युग है और हमारे जो छात्र हैं प्राय युवा ही रहते हैं। उनके लिए जब उनके बीच का ही कोई वरिष्ठ व्यक्ति जिसने मानक उपाधि प्राप्त कर ली है वो आता है तो उनके मन की वो बात करता है, उन्हीं की शैली में बात करता है। तो मैंने अभी अनुभव किया है विगत 10 वर्षों में कि हमारे जो युवा अतिथि व्याख्याता आ रहे हैं वे भी शिक्षा के क्षेत्र में लोकप्रिय हो रहे हैं। दूसरा, सरकार ने एनईपी में यह व्यवस्था की है कि हर सप्ताह एक टेस्ट होगा और वह मौखिक भी टेस्ट होगा, जिससे बच्चे क्लास में आए और उस समय की तत्कालीन पाठ्यक्रम के अनुसार बात पर मौखिक चर्चा भी करें, और वह अनिवार्य किया गया है। और इसमें एनईपी में यह भी व्यवस्था की गई है कि जो अंक होंगे, चाहे वो वार्षिक परीक्षा के अंक हों चाहे छमाही परीक्षा के अंक हों, उसमें 30% अंक इन्हीं टेस्ट के माध्यम से जोड़ेंगे। तो यदि व्यक्ति
लगातार कक्षाओं में आता है और विश्वविद्यालय 75% अटेंडेंस अनिवार्य करता है परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। तो बच्चे आते भी हैं और उनको सबसे बड़ी बात है कि लेखन में भी वो अच्छे रहें, इसके लिए 20 नंबर का लिखित असाइनमेंट दिया जाता है। तो द्विवेदी साहब तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, पर कॉलेजों का संचालन तो सुरेश लाल जी आप कर रहे हैं। हमारी तो कॉलेजों के संदर्भ में अनुभव ये रहे हैं कि लोग नाम लिखा लेते हैं और जब एग्जाम देना होता है तो एग्जाम भी दे लेते हैं। रेगुलर कक्षाओं से ज्यादा काम तो 20 क्वेश्चन सीरीज कर देती है। और द्विवेदी साहब जो बता रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि राजनांदगांव के कॉलेजों में बच्चे केवल और केवल कॉलेज के अंदर कक्षाओं में ही दिखते हैं। थोड़ा आप ही बताओ हकीकत क्या है। देखिए, हम जो कॉलेज का संचालन कर रहे हैं जी, वो लॉ कॉलेज जी, थोड़ा अंतर है लॉ कॉलेज और रेगुलर बीएससी बीकॉम जी, डिग्री कॉलेज। अब ये सवाल जरूर हमारे सामने भी बहुत बड़ा रहता है। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर बोलूं जी, तो मेरे यहाँ सीट की क्षमता 120 की है प्रति वर्ष, 120 आगे बढ़ते जाते हैं जी। तो जब बच्चा ही नहीं, बड़े उम्र के नौकरी वाले ये लोग भी आते हैं जी, तो हम सामान्यतः उनसे प्रश्न भी कर देते हैं, एक तरह का कंडीशन भी लगा देते हैं, आपको आना है जी। परंतु लॉ कॉलेज में भी सभी बच्चे उपस्थित हो ऐसा नहीं होता। हमें भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है, उन्हें भी करना पड़ता है जी। कई एडमिशन तो प्रशासन के उन्होंने खुद ही कहा नहीं, हम नहीं आ सकते, यदि आप हमको छूट नहीं दे सकते कि हम ना आए और हमारी डिग्री हो जाए तो उतनी छूट तो नहीं मिलेगी। पर ये कर सकते हैं कि भाई 100 दिन में 60 दिन आ गया, 100 पीरियड में 60 पीरियड ले लिए, अटेंड कर लिया, तो हम उससे रेगुलर मान लेते हैं। परंतु फिर भी अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें बच्चों की उपस्थिति अच्छी है, अच्छी खासी नहीं कह रहा हूं जी, पर उपस्थिति अच्छी रहती है। और एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल और एग्जामिनेशन के पहले उपस्थिति बढ़ भी जाती है, लेकिन ये सच्चाई है। अरे एक बात बताइए, राजनांदगांव का जिक्र आता है तो स्कूली शिक्षा के संदर्भ में 20 साल पहले भी राजनांदगांव को लोग बड़ी अच्छी निगाहों से देखते थे। बड़े बड़े परिवारों के बच्चों को हमने यहां के स्कूल में हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हुए देखा। उच्च शिक्षा की दृष्टि से आप कितने संतुष्ट हो असंतुष्ट हो राजनांदगांव के हालात को लेकर? 25 साल में हायर एजुकेशन की दृष्टि से राजनांदगांव कहां खड़ा है? देखिए, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि राजनांदगांव ने अच्छा विकास किया है जी। एक तो ये भी कारण रहा कि स्कूलों के क्षेत्र में जब से प्राइवेट स्कूलों ने, पब्लिक स्कूल, पेशेवर ढंग से चलाई जाने वाली स्कूल का जो युग प्रारंभ हुआ, उससे ये जो सरकारी स्कूल हैं, जनता की जो पब्लिक स्कूल, सही में जो पब्लिक स्कूल है, वहां भी क्वालिटी में सुधार हुआ है। लेकिन मानव प्रक्रिया है ये, तो इसमें तो निरंतर सुधार की गुंजाइश है। लेकिन यहां पर स्कूलों का, अब हम लोग जब स्कूली जमाने में थे, हम में से कई हमारे साथ, लाल साहब मेरे सवाल के साथ थोड़ा जुड़िए। मैं तो खुद ही बोला कि स्कूलों की स्थिति तो यहां पे अच्छी महसूस हुई, पर उच्च शिक्षा की मतलब कॉलेजेस की, उसके संदर्भ में क्या स्थिति है? मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था। राजनांदगांव में, अब मैं आपको विभाजित राजनांदगांव के थोड़े से आंकड़े पेश कर देता हूं जी। विभाजित राजनांदगांव, खैरागढ़ छूट गया, मोहला मानपुर छूट गया, तो आज हमारे यहां 11 शासकीय कॉलेज महाविद्यालय जी, 3 अशासकीय महाविद्यालय है। अब देखना था सभी वैरायटी लगभग है। अब इसके सिवाय हमारे यहाँ 3 बीएड कॉलेज, 2 नर्सिंग कॉलेज, उसके सिवाय मेडिकल कॉलेज है यहाँ, प्राइवेट क्षेत्र में डेंटल कॉलेज है, प्राइवेट क्षेत्र में आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसके बाद लॉ कॉलेज है। लॉ कॉलेज के सिवाय यहां पर आपके
उद्यानिकी एक कॉलेज है शासकीय, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज है, एक शासकीय है एक अशासकीय है। इंजीनियरिंग कॉलेज यहां थे लगभग 3 या 5 ऐसा कुछ कॉलेज थे, 6 कॉलेज 7 जी, वो सारे बंद हो गए, मार्केटिंग उसकी खत्म हो गई जी, अन्यथा हमारे यहाँ को जो उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम है उस लिहाज से यहाँ सारे पाठ्यक्रम, दिग्विजय कॉलेज सबसे पुराना है, द्विवेदी साहब ने जो उसका पूरा विवरण भी दिया, सबसे पुराना है और वहां सारे पाठ्यक्रम है जी, सभी तरह के पाठ्यक्रम, ग्रेजुएशन के भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी। तो आज कॉलेज के हिसाब से फिर भी यहाँ इस बात की कमी खलती है कि यहाँ आज इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, परंतु इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में शायद अब उतना उत्साहित करने वाला नहीं रहा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में यदि शासकीय एजेंसी वाला हो जाए या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए तो यहाँ के बच्चों को एक शिक्षा ये मिल जाती है। दूसरा, हम राजनांदगांव शहर मेन लाइन में भी है, रोड के हिसाब से, रेलवे की कनेक्शन के हिसाब से, तो आज भिलाई और रायपुर भी हमारे बच्चे जाते हैं, खासकर एआई हो, मैनेजमेंट हो और आपका इस तरह का एमबीए हो, इन विषयों के लिए वो अप्रोचेबल है आज की तारीख में। परंतु आज फिर भी गुंजाइश है, जिस तरह से एक तो शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, आज उच्च शिक्षा हमारे पास है, उच्चतर और उच्चतम शिक्षा तक हम पहुंचे, ऐसा हमारा लक्ष्य हमेशा रहेगा इस देश, इस नगर की जनता का। तो मैं कोठारी साहब आपके पास आता हूं। इतने विस्तार के साथ लाल साहब ने बताया, यूं आप तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पर आप बताओ कि इतना सब कुछ कॉलेजेस हो गए तो यूनिवर्सिटी के मामले में राजनांदगांव केंद्र में क्यों नहीं आया, कहां चूक गए? नहीं, कॉलेजों की संख्या के बारे में लाल साहब ने बताया, उन्होंने कुछ दिग्विजय कॉलेज के बारे में बताया। मैं तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे कि जो अपने बच्चों को राजनांदगांव के किसी कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहते हैं? आप हाथ उठवा लें, बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो बच्चे में टैलेंट है और उसमें सामर्थ्य है तो राजनांदगांव में वो पढ़ाना चाहेगा। क्या कमी है ऐसी राजनांदगांव के कॉलेजेस में, ये लोग पढ़ाना नहीं चाहते आपके अनुसार? कमियां जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं में जो कमियां आमतौर पर है वही कमियां यहां पर भी हैं जी। एक जमाना था जब हम भी और सारे लोग सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, इसी दिग्विजय कॉलेज में पढ़े हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं और आज की पीढ़ी भी जानती होगी कि उस समय का जो एक उसकी प्रामाणिकता और उसकी जो गुणवत्ता थी वो और आज के में बहुत फर्क है। मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि आप इतना आपको इधर बहुत घूमने का मौका मिलता है, बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिलता है, भारत से बाहर भी आप गए हैं। मैं सोचता हूं कि जितने विकसित देश हैं, और हम यूरोपीय देशों को ले लें, यूएसए को ले लें, यूके को ले लें या और जितने विकसित देश हैं, शिक्षा जो है सरकारी शिक्षा या सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जी। जितना मैं समझता हूं कि वहां के लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि सरकारी संस्था में एडमिशन हो जाए। और यहां हम अब इस मामले में कितना पिछड़े हैं या किस स्थिति में हैं, मैं सोचता हूं किसी से छिपा नहीं है। अरे आप ही बताओ ना, मतलब किसी से छिपा नहीं है तो आप बताओ ना क्या है, क्या दिक्कत है? नहीं, एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, आज की आधुनिक सुविधाओं का प्रॉब्लम, शिक्षकों की ट्रेनिंग का प्रॉब्लम, उनके चयन से लेकर उनकी ट्रेनिंग का प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीजें हैं। शिक्षा में जो बदलाव वर्ल्ड वाइड आप देख लो, समय के अनुसार जितने बदलाव जितनी तेजी से हुए हैं जी, क्या उनको हम एडॉप्ट कर पाए? क्या शासकीय संस्थाएं उनको एडॉप्ट कर पाई हैं? नहीं कर पाई हैं। हम कदम से कदम मिलाने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। पर छत्तीसगढ़ के जो बाकी जिले हैं और राजनांदगांव है, इसके संदर्भ में सुशील जी की दृष्टि क्या जा रही है? मैं सोचता हूं कि कमोबेश सब जगह समान स्थिति है। और जहां तक स्कूलों की बात है
कि अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अब ये जिला मुख्यालय है, यहाँ हमेशा आपको सरप्लस टीचर मिलेंगे सरकारी स्कूलों में, और बाहर की स्कूलों में, आउटस्कर्ट्स में और देहातों में कोई एक टीचर से चल रहा है स्कूल, कोई 2 टीचर से चल रहा है, कहीं फिजिक्स का टीचर नहीं है, कहीं केमिस्ट्री का नहीं है। तो ये चीजें जो है एक्चुअली मेरा ऐसा सोच है, मेरे से ऐसा सोचना है कि किसी भी सरकार या प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए जी। और ऐसा नहीं है शिक्षा पर कितना सरकार पैसा खर्च करती है, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि कितना संसाधन और एक आबादी एक अपनी एक बहुत बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करना है सरकार को। लेकिन कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना होगा कि हम अगर ये तुमड़ी बोर्ड में, रेंगा कठेरा में किसी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, वहां के बच्चे निकलते हैं, बहुत होनहार निकलते हैं कई, लेकिन वो गॉड गिफ्टेड होते हैं या वो उनकी पर्सनल उनका एफर्ट और मेहनत होती है। आमतौर पर इन जगहों के गांवों के बच्चों को क्या हम मैंने शहरों का तो दूर रहा, लेकिन गांव के शहरों में थोड़ी बहुत व्यवस्था फिर भी मिल जाएगी, हल्ला गुल्ला हो जाता है, लेकिन गांवों में खास तौर पर वहां की स्कूलों का हाल, और वो बच्चे बाहर जब जाते हैं तो खुद अपने आप में फर्क महसूस करते हैं। अच्छा एक बात बताओ कोठारी साहब, आपको भी जब मौका मिला तो आपने भी स्कूल ही खोला अपने साथियों के साथ मिलकर? स्कूल खोला। और अभी भी जो देख रहे हैं तो राजनांदगांव में निजी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल खोलने की होड़ लगी हुई है। हर साल 1-2 कोई स्कूल खोल ही लेता है बड़े स्तर पे। हाँ। पर यहाँ पर कॉलेज खोलने के मामले में लोग हिम्मत क्यों नहीं करते? मुनाफा स्कूलों में ही है, कॉलेज में नहीं है। हमने भी इंजीनियरिंग कॉलेज एक खोला था जी, और इसी साल उसका क्लोजर हमने भेजा है, और 7वां इंजीनियरिंग कॉलेज समझ लीजिए जो बंद होगा। और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था, कोशिश की थी जी, लेकिन आप देखिए कि उसमें जो बच्चे आते हैं, जिन बच्चों को ओबीसी के नाम पर स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है जी, आप सालों से देखिए 15-15 साल से उस स्कॉलरशिप में वृद्धि नहीं, फीस में वृद्धि नहीं, और टीचर्स का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्च है, वो हर साल बढ़ता है लगातार। मैं अगर स्कूल का भी उदाहरण दूं तो जैसे स्कूल हमने स्टार्ट किया था 97 में जी, तो जब स्कूल स्टार्ट किया तो ये पहला सीबीएसई स्कूल था इस पूरे एरिया में, और उसे अच्छा प्रतिसाद भी मिला। लेकिन मैं जब शुरुआत की स्कूल की तो उससे इतना परिवर्तन आया है, हमने जब ये शुरुआत की उससे इतना परिवर्तन आया कि जैसे आपने कहा कि स्कूलों की होड़ लग गई, स्कूलों की होड़ जरूर लग गई, लेकिन गुणवत्ता ही आपको टिकाऊ करती है। नहीं वो तो ठीक है, आप तो मतलब की बात बताओ। राजनांदगांव जिले में मुनाफा स्कूल चलाने में या कॉलेज चलाने में? नहीं, ये तो वक्त की बात है। जैसे कभी तो अभी तो पूछ रहे हैं आपसे, कभी आज की तारीख में मेडिकल कॉलेज जो है वो फायदेमंद है जी, और प्राइवेट में कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ है नहीं जी, यदि कोई लाए तो उसको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है जी। मेडिकल कॉलेज है, कुछ सालों से आयुर्वेदिक थोड़ा सा चल रहा है, यहाँ एमबीए का कोई कॉलेज नहीं, मैनेजमेंट का, कॉमर्स का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जी। नहीं तो उसकी भी बहुत डिमांड है। एक बहुत सारे नए कोर्स आ गए हैं एजुकेशन में, बहुत सारे नए कोर्स आ गए हैं, एनिमेशन आ गया है। तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ताला लगा रहे हो उसे कॉमर्स कॉलेज में तब्दील करने का कोई इरादा, या मेडिकल ही खोलेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। कोई प्रस्ताव मिलेगा जरूर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी तो आप बता रहे थे कि अच्छी पिछले 4-5 सालों से ही हम लोग थक गए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और बहुत सारे ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजों को कुल मिला के नुकसान ही उठाना पड़ा है जी। लेकिन अब इससे और प्राइवेट स्कूलों में भी कहीं या दुर्भाग्य है। प्राइवेट स्कूलों में भी मैं अपने स्कूल की बात कर सकता हूं कि जितना इन्वेस्टमेंट है
और एक बिजनेस के तौर पर अगर हम देखें तो हम वो प्रॉफिट नहीं ले सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और हमने अपने स्कूल में इसको बराबर इसका ध्यान रखा है कि स्कूल भले ही प्राइवेट हो लेकिन सामाजिक जवाबदेही उसको जरूर लेनी चाहिए। तो सामाजिक जवाबदेही जरूर लेनी चाहिए, लेकिन मैं शिक्षा से अब चिकित्सा की ओर आना चाहता हूं। और प्रकाश जी, किसी भी शहर के संदर्भ में, किसी भी जिले के संदर्भ में 3 चीजें पैमाने रहती हैं। जी सर। सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के संदर्भ में राजनांदगांव को यहीं पर संतुष्टि कह दी जाती है कि मेडिकल कॉलेज खुल तो गया। थोड़ा आप बतौर चिकित्सक बताओ कि मेडिकल कॉलेज खुलने के साथ में यहां के लोगों की जिंदगी में राहत आ गई, या राहत के लिए अभी भी रायपुर और रायपुर से फिर दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले थैंक यू। और हिमांशु सर, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं ईश्वर की कृपा से डॉक्टर बना हूं और मैं डॉक्टर ही रहूंगा और आगे अपना मैं कैरियर चेंज नहीं करूंगा। यहाँ जितने भी बैठे हैं लोग मेरे ये प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरे ये बड़े भाई हैं और आशीर्वाद देने वाले हैं। राजनांदगांव में यदि अभी सभी विभाग को देखें तो चिकित्सा शिक्षा एक ऐसा विभाग है, ये चिकित्सा क्षेत्र, जिसमें सबसे ज्यादा उन्नति हुई है, प्रोग्रेस हुई है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आज से जब 10 साल पहले मेडिकल कॉलेज यहाँ खुला था राजनांदगांव में, तो लोग बोलते थे कि छोटी जगह है, यहाँ पर फैकल्टी कैसे मिलेंगे, यहाँ पर लोग पढ़ने कैसे आएंगे। तो एक छोटे से एकलव्य स्कूल से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी और उस समय शिशु अवस्था में था। और आज आप आके देखेंगे मेडिकल कॉलेज को, तो छत्तीसगढ़ का जो है सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मेडिकल कॉलेज है, सबसे अच्छा कैंपस है। और एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा आपसे कि आज की जो बच्चे जो नीट क्वालिफाई करके जो आते हैं कॉलेज में, तो उनकी पहली प्राथमिकता आती है रायपुर और दूसरी प्राथमिकता आज के डेट में है राजनांदगांव है, क्योंकि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहां की फैकल्टी अच्छी है और कनेक्टिविटी अच्छी है। तो 2 चीज है जो लोगों को यहां पर खींच रही है और आजकल के बच्चे ही खुद प्रेफरेंस लेके आते हैं और यहां पर एडमिशन लेते हैं। और मैं आपको एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि 2020 में नेशनल मेडिकल कमीशन अस्तित्व में आया। उस समय जो भारत में जो मेडिकल कॉलेज थे वो मात्र 318 के आसपास थे। पिछले 6 वर्षों में भारत में 830 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं और जो पहले यूजी एमबीबीएस की जो सीट थी करीब 50 से 60 हजार के आसपास थी, अभी एमबीबीएस की सीट 1,30,000 के आसपास हो गई है। और इसी तरह जो पीजी सीट है वो केवल मात्र 30,000 थी, आज 70,000 पूरे भारत में हो गई। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो केवल एक मेडिकल कॉलेज था, उसमें केवल रायपुर में एक कॉलेज था, उसमें केवल 100 सीट थी और उसमें भी जो 15 सीट रहती है स्पॉन्सर रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मतलब केवल 85 सीट थी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 16 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें 5 नए कॉलेज खुल गए हैं, एम्स है और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। आज से 10 साल पहले आप सब यहाँ बैठे हैं, आप बताइए कि आज से 10 साल पहले जब यहाँ पर कोई चिकित्सा मेडिकल कॉलेज नहीं था तो यहाँ से 95% पेशेंट रिफर होते थे। किसी को यदि ईसीजी में आया अटैक, रिफर टू रायपुर, रिफर टू दुर्ग भिलाई। आज के डेट में ऐसा नहीं है। 2021 में जब कोविड की वेव आई थी तो आपको सब पता है कि नांदगांव में केवल जिला अस्पताल था जो केवल 100 बेड था। मेडिकल कॉलेज उस समय तैयार हो गया था जो 500 बेड का था। 1 महीने के अंदर उसमें 250 प्लस ऑक्सीजन बेड और 50 से ज्यादा आईसीयू बेड तैयार हुए थे। जितने हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, यदि हम मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं होता, यदि मेडिकल कॉलेज की छोटे जगह को सौगात नहीं मिलती तो हमारे में से कम 5% लोग यहाँ जिंदा नहीं होते। अच्छा, एक बात बताओ, जब मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है, आपका बार जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, मतलब बिल्डिंग बढ़िया बनी है, परिसर अच्छा बना है, पर कॉलेज की पहली जरूरत तो फैकल्टी होती है ना। हर जगह पर तो सुनते रहते हैं, अभी परमिशन तो सरकार ने अपने कॉलेजेस की ले ली, पर एनएमसी ने परमिशन को रोका था। क्यों रोका था? फैकल्टीज नहीं थी। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है? देखिए, बच्चे ही पर्याप्त हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए डॉक्टर भी हैं? नहीं, बच्चे भी पर्याप्त हैं और फैकल्टी भी पर्याप्त है। मैं एक चीज बोलूंगा कि डॉक्टर की जो समस्या है ये यूनिवर्सल है। केवल ऐसा नहीं कि राजनांदगांव में डॉक्टर्स कम है, पूरे छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टर की जो संख्या है उसमें कम है, फैकल्टी में वो धीरे से बढ़ेगी। आज से जब 10 साल पहले अंबिकापुर और जगदलपुर और राजनांदगांव में कॉलेज शुरू हुए थे तो भी बोलते थे कि फैकल्टी नहीं मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज धीरे धीरे हो जाता है।
जिस जिले में मेडिकल कॉलेज है, जिस भी जिले में मेडिकल कॉलेज है, उस क्षेत्र का आप देख लीजिए, उसमें वहां से बच्चे तो टीचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलते ही हैं। 100 बच्चे जो है यहाँ 12 साल करीब मेडिकल कॉलेज खुले हो गए हैं, 1500 बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। वो बच्चे आसपास सेवा दे रहे हैं, कोई मानपुर मोहल्ले में दे रहा है, कोई जिला अस्पताल में दे रहा है, कोई एम्स में पीजी कर रहा है, और इसके अलावा कई बच्चे विदेश में भी पढ़ाई कर रहे हैं। पर जानना यह है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं जी, पर क्या वाकई वो उतने दक्ष हो पा रहे हैं जो समाज की जरूरत है? थोड़ा ईमानदार उत्तर की नहीं अपेक्षा सर, है मैं आपसे। उत्तर ईमानदारी से दूंगा। अब ठीक है सर। हमारी जानकारी में आया डीकेएस हॉस्पिटल में डॉक्टर भर्ती हुए ऑर्थोपेड उसमें ऑप्थेल्मोलॉजी में जी, और जब ऑपरेशन के संदर्भ में कहा गया एमएस ऑप्थेल्मो थे, उन्होंने ऑपरेशन करने से इंकार कर दिया। डायरेक्टर हेल्थ ने बुलाकर पूछा तो बोले सर कॉन्फिडेंस नहीं है एमएस लेने के बाद। ये विसंगति है देश की चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत। नहीं सर, मैं थोड़ा प्रकाश जी रोशनी देंगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी। पहले जो एजुकेशन सिस्टम मेडिकल में था वो कन्वेंशनल बेस्ड था, कन्वेंशनल बेस्ड, और अभी जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। पहले जो हम जो पढ़ाते थे वो टीचर सेंट्रिक था, मतलब टीचर ने बोला इधर आ बच्चे मुर्गा बन, तो मुर्गा बन जाते थे। अभी क्या है, ये बाई सेंट्रिक है, मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक हो गए। जैसा स्टूडेंट पढ़ना चाहे आप उसको पढ़ाइए। अभी जो मेडिकल एजुकेशन है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब है कि यदि आपको बीपी लेना है तो उस बच्चे को तब तक सिखाया जाएगा बीपी लेना जब तक वो सीख नहीं जाएगा। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो एनएमसी ने ऐसे नॉर्म्स फिक्स किए हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको 50 आने चाहिए, सेकंड ईयर में आपको 150 आने चाहिए, फाइनल ईयर में आपको इतने 400 आने चाहिए। तो जब एक 4.5 साल में जब बच्चा एमबीबीएस करके निकलता है तो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट बन के बनता है और इतना कॉम्पिटेंट होता है कि वो कहीं पर भी अपना प्रैक्टिस कर सकता है, कहीं पर भी इलाज कर सकता है। उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने नहीं पढ़ाई किया है। तो एक बार बताओ प्रकाश जी, मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में या राजनांदगांव में मेडिकल की दृष्टि से किसी सुधार उधार की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए, निरंतर तो होना चाहिए सर किसी में भी। तो नदी पता तो चले क्या जरूरत है। मैं बता रहा हूं, नदी चलती है तो आगे जाके समुद्र में मिलती है, तो ये भी कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज से मेडिसिन विभाग में अभी जो हमारे 2.5 साल पहले यहाँ प्रारंभ हुई है डायलिसिस यूनिट। कोई भी किडनी का मरीज किसी के परिवार में यदि होगा तो पहला जो उसको शंका आती है कि मैं डायलिसिस कैसे कराऊंगा, क्योंकि आपको 2,500-5,000 तो खर्चा आएगा डायलिसिस करने का। मरीज कमजोर रहता है तो उसको आने जाने का भी लगता है उसमें किराया। तो एक डायलिसिस में मरीज का 10,000 खर्च होता है। उसको हफ्ते में 3 डायलिसिस करानी है तो 30,000 हो गया। महीने में उसको लगेगा 12 डायलिसिस तो 1 लाख से ज्यादा हो गया। मेडिकल कॉलेज में डेली इस 2 साल के अंदर 6,000 से ज्यादा मरीजों का डायलिसिस हो चुका है और डेली 10 से 12 मरीजों का डायलिसिस हो रहा है। 5 बिस्तर है और उसमें सुबह 8 से लेकर रात के 6 बजे तक डायलिसिस होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, कार्डियोलॉजी विभाग तो नहीं है लेकिन मेडिसिन विभाग के अंदर ही यहाँ इको कार्डियोग्राफी हो रहा है। जो एक हार्ट अटैक किसी को आता है तो उसमें अपन देखते हैं कि उसमें हार्ट का पंपिंग कितना है। अभी 3 दिन पहले एक लेडी आई थी, जस्ट मैं उसको मेरे बोले थे मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, जस्ट बगल में बैठी, मैं बोला उसको आप ईसीजी करा लो आप, है ना। ईसीजी करा के आई, उसको मैसिव हार्ट अटैक था। हमने उसको तुरंत एडमिट किया और एडमिट करने के बाद एक इंजेक्शन आता है जो उसको बोलते हैं खून पतला करने का इंजेक्शन। यदि मरीज सही समय पहुंच गया, 3 घंटे के अंदर पहुंच गया तो उसको पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हमने उसको इंजेक्शन दिया, मरीज को रिलीफ हुआ। मरीज के अटेंडेंट को दूसरे दिन उन्होंने बोला कि हम किसी और उच्च संस्थान में ले जाएंगे। वहां पर उन्होंने बोला कि आपने एंजियोग्राफी करा ली। एंजियोग्राफी में उसको 3 ब्लॉकेज निकले। मरीज वहां से बोला सर हम और हायर सेंटर में जाएंगे, तो मरीज फिर नागपुर गया। नागपुर में जब पता चला कि उसकी 3 नस ब्लॉकेज है और 3 नस ब्लॉकेज है बताने के बाद जब उन्होंने केस शीट देखी होगी तो उसमें जो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में एक इंजेक्शन था, इंजेक्शन इलेक्जिम, जो खून पतला करने की इंजेक्शन था, तो उन्होंने बोला कि ये इंजेक्शन किसने दिया है, तो बोला सर ये इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज में राजनांदगांव में दिया गया है। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन के कारण आपकी जो नस की जो ब्लॉकेज थी वो दूर हो गई है, अब आपको बाईपास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश जी एक बार बताओ, मैं और आप अवसर का लाभ नहीं उठा रहे। नहीं, हमारे साथ इस सभागार में जी सर क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे जी बैठे हुए हैं। जी सर इस अंचल के सम्माननीय विधायक भोलाराम जी जी सर, हर्षिता जी जी सर, वो बैठी हुई हैं। जी सर,
महापौर मधुसूदन जी बैठे हुए हैं। जी सर। अब आप ऐसा बता रहे हो कि जैसे यहाँ पर और किसी चीज की जरूरत आपको है नहीं। नहीं, जरूरत तो हमने सर तो आपसे रहेगी। पूछा था भाई कोई जरूरत है कि नहीं, तो आप तो बता रहे हो हमारे पास तो ये भी है। नहीं, तो सर। क्या आशा है इन लोगों को कुछ आपके मेडिकल कॉलेज के लिए अब करने वरने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, आप एकदम करने की संतुष्ट जरूरत हो? नहीं सर, हमेशा प्रगति होना चाहिए। और मैंने तो अभी बस केवल थोड़ा सा बताया, मेरे को 2 मिनट समय देंगे तो मैं और बताता हूँ। अभी सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, 1 साल पहले सीटी स्कैन मशीन चालू हुई है और उसमें 6000 से ज्यादा लोग का स्कैन हो चुका है। आने वाले 3 समय में एमआरआई भी चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो अन्य विभाग हैं, जो पहले यहाँ केवल एमबीबीएस की केवल 125 सीट थी, अभी यूजी में सर 6 से 7 विभाग में पीजी संचालित हो गई है, उसमें 25 सीट हैं और आने वाले सत्र में 25 सीट और मिलने वाली है। तो इससे लोगों का जो बच्चे हैं वो पीजी पढ़ के निकलेंगे और जो लोगों को और बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो मतलब जरूरत आपको कुछ नहीं है? नहीं, जरूरत है सर। कहाँ बताया आपने कोई जरूरत है। किस चीज की? अभी आपसे जरूरत तब से पूछ रहा हूँ कोई जरूरत है, तो नहीं, आप नहीं। हमेशा बता रहे हो कि हमारे पास तो ये भी है। नहीं, जो है तो बताना पड़ेगा ना सर। तो अभी हमको जरूरत है यहाँ पर कार्डियोलॉजी यूनिट की। दूसरा, अभी के समय में कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कैंसर के मरीज बढ़ने के कारण मेकाहारा में और एम्स में ओवरलोड हो रहा है। तो एक क्षेत्रीय कैंसर संस्थान राजनांदगांव में होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जो मैरिड कपल हैं जिनके बच्चे नहीं होते और वो दौड़ लगाते हैं रायपुर भिलाई के लिए, तो ऐसा भी कोई सेंटर होना चाहिए जिससे इन लोगों को मतलब तकलीफ ना हो और लोकल लेवल पे इलाज करा सके। तो कुल मिलाकर बड़ी मशक्कत के बाद नांदगांव की जरूरतें हमारे सामने निकल कर आई। सर, ये नांदगांव की नहीं है, आज तो पूरी एरिया की जरूरत है और आज की डेट में कैंसर का जो है तो हमारा विषय तो नांदगांव जिला ही है यहाँ पर मंच पर। जी सर, बिल्कुल सर। तो नांदगांव जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य की दृष्टि से 3 जरूरतें बता रहे हैं। जी सर। कैंसर के संदर्भ में संस्थान की यहाँ जरूरत है। जी सर। बच्चों के संदर्भ में आईवीएफ सेंटर की जरूरत है। कार्डियोलॉजी की दृष्टि से एक बड़े काम की जरूरत यहां पर है। शिक्षा के क्षेत्र में बात निकल कर आ रही है कि स्कूल के दृष्टि से भले ही स्कूल बहुत हों, पर स्कूल की शिक्षा पूरा करने के बाद में भी बच्चों को अपना भविष्य नांदगांव में दिखे, इसके लिए अच्छे कॉलेजेस की जरूरत है। अच्छे कॉलेज ऐसे जिनके माध्यम से रोजगार सृजन हो सके, प्रोफेशनल कॉलेज की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि इस सभागार में वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो इस बात को उचित जगहों पर उठा सकेंगे और इस दिशा में कोई पहल आने वाले समय में हम होते हुए देखेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे पैनलिस्ट के लिए। बिल्कुल, मैं मेहमानों से गुजारिश करूंगा आप बैठे रहिएगा, आप सभी का सम्मान किया जाएगा और सम्मान करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा अनिल गहलावत, हरिभूमि के जीएम हैं। वो आकर सुशील कोठारी सर को, वरिष्ठ पत्रकार सर को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा सचिन अग्रहरि, ब्यूरो चीफ हरिभूमि, उनसे गुजारिश है कि वो सुरेश एच लाल, वरिष्ठ अधिवक्ता को सम्मानित करें। डॉक्टर प्रकाश खूटे, इनको नीलेश द्विवेदी, एजीएम हरिभूमि सम्मानित करेंगे और